हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ किंग मेकर कंसेप्ट पे फोकस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर 13 दैट इज़ लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। इसके बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। लिमिट क्या होती है उसके बारे में जानेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या होती है और उसका अलजेब्रा कैसे उसको यूज़ करते हैं, पॉलिनोमियल्स की लिमिट कैसे फाइंड करते हैं वो भी पढ़ेंगे। आज हम कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की लिमिट कैसे निकालनी है वो उसके बारे में जानेंगे। डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ डेफिनेशन पढ़ेंगे, डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या होती है, उसके अलजेब्रा क्या होते हैं और डेरिवेटिव्स के ऊपर कुछ थ्योरम्स हैं। पॉलिनोमियल्स का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे उसके बारे में जानेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे करेंगे। कुछ मिसलेनियस एग्जांपल्स करेंगे और इन एक्सरसाइज से रिलेटेड जो एग्जांपल्स होंगे उनको हम यहाँ सोल्व करेंगे। ठीक है, सो कंसेप्ट को जानने के लिए लेक्चर को अंत तक देखते रहिए। तो चलिए पढ़ते हैं हम लिमिट के बारे में। तो लिमिट क्या होती है, बिल्कुल नया कंसेप्ट है क्योंकि इससे पहले आपने जो है कभी भी अपने लोअर क्लासेस में लिमिट के बारे में नहीं पढ़ा है। तो लिमिट का मतलब क्या है उसको जानने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारे पास कोई एक फंक्शन है, ठीक है, ये कोई फंक्शन ले लिया हमने y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब यहाँ पे देखो, ये मैंने बहुत अच्छे से कंसेप्ट, ये जो रिलेशन एंड फंक्शन जो चैप्टर है हमारा 11th क्लास में, उसमें मैंने बहुत अच्छे से फंक्शन के ऊपर लेक्चर कवर किया है। तो अगर फंक्शन में कोई डाउट आ रहे हैं तो आप उस लेक्चर को जाके देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगा। रिलेशन एंड फंक्शन जो 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, तो उस चैप्टर को देखने से आपके जो बेसिक कंसेप्ट है फंक्शन के वो सब क्लियर होंगे। तो ये चैप्टर और अच्छे से आपको समझ में आएगा अगर वो रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर आपका अच्छे से कवर होगा तो। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था कि y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है जहाँ पे y क्या है, y है डिपेंडेंट वेरिएबल और x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्योंकि y जो डिपेंड कर रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं और y को कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। समझ गए? ओके, तो अब ये कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब हम क्या करते हैं, इस पर लिमिट फाइंड करना चाहते हैं। लिमिट को लिखते कैसे हैं, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स। ठीक है, इसको रीड आउट कैसे करेंगे, लिमिट, पहले समझ लो, लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ एफ एक्स। ठीक है, इसको पढ़ते कैसे हैं, लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ एफ एक्स। क्लियर है? ओके, अब मान लेते हैं कि x की वैल्यू a यहाँ पे है, इस कोऑर्डिनेट को हमने मान लिया a 0। ठीक है, तो इस पे आपका जो वैल्यू होगा y का वैल्यू a के ऊपर, तो y का वैल्यू किसके ऊपर, a के ऊपर क्या हो जाएगा, एफ ए हो जाएगा। समझ गए बात? तो इस पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a एफ ए। ठीक है, x की वैल्यू a होगी, y की वैल्यू एफ ए होगी। तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है हमारा p कोऑर्डिनेट, इस p कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई a एफ ए। ठीक है, ओके, अभी लिमिट का कंसेप्ट हमको समझना है। तो लिमिट के कंसेप्ट में एक चीज़ क्या ध्यान रखनी है आपको कि ये जो मान लेते हैं कि a पॉइंट पे हमें लिमिट फाइंड करनी है, किसी फंक्शन की a पॉइंट पे हमें लिमिट फाइंड करनी है, तो सबसे पहली चीज़ जो हम क्या देखेंगे वो देखेंगे कि ये जो पॉइंट a है, a पॉइंट पे इसके नेबरहुड की वैल्यूज़ चेक करनी है हमें। तो नेबरहुड की वैल्यूज़ मतलब इससे पहले वाली वैल्यू और इसके बाद वाली वैल्यू। ठीक है भाई, a से पहले वाली वैल्यू, a की इतनी सी वैल्यूज़ के लिए और इतनी सी वैल्यूज़ के लिए। ठीक है, नेबरहुड में उसके जो आसपास की वैल्यूज़ होंगी, x इज इक्वल टू a के जो नेबर में जो वैल्यूज़ होंगी फंक्शन की, उन वैल्यूज़ को देखते हैं हम कि वो वैल्यूज़ कितनी आती हैं। ठीक है, और हम ये एक वहाँ पे एक पैटर्न मिलेगा हमें। पैटर्न कैसे मिलेगा कि जब हम a की तरफ को चलेंगे तो एफ ए जो है किसकी, जब हम x की वैल्यू, जब देखो इसका मतलब है टेंडिंग,
ये ऐसा नहीं है कि x इज इक्वल टू ए पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है, इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब हम a की तरफ को टेंड करते हैं तो फंक्शन की वैल्यू क्या होती है वो हमें फाइंड करना होता है। तो बेसिक सा छोटा सा कंसेप्ट है इसका। तो टेंड कहाँ से करेंगे हम, देखो अगर ये पॉइंट हमारा a है, ठीक है, नंबर लाइन की बात करूं तो इस पे हम दो तरह से जा सकते हैं। पहला तरीका है कि हम लेफ्ट से जाएं, दूसरा तरीका है कि हम राइट से जाएं, ठीक है। तो ए के नेबरहुड में, ए के आसपास लेफ्ट में और ए के आसपास राइट में हम चेक करेंगे कि फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है। तो अगर वो फंक्शन की वैल्यू ए पे जो है ए के ऊपर जाके फिक्स हो जा रही है तो हम कहते हैं, और दूसरी चीज़ है कि जो ये ए पॉइंट है इसके नेबरहुड में दोनों तरफ, ठीक है, लेफ्ट में नेबरहुड जो है और राइट में जो नेबरहुड है दोनों ही वैल्यू टेंड करनी चाहिए ए की तरफ। समझ गए बात। तो ए पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो वैल्यू लेफ्ट से भी चलेंगे तो भी ए की वैल्यू पे टेंड करनी चाहिए, और राइट से चलेंगे तो भी वो वैल्यू ए की वैल्यू के ऊपर टेंड करनी चाहिए, ठीक है। जो फंक्शन की वैल्यू ए पे है वहाँ तक उस वैल्यू को पहुँचना चाहिए, ठीक है, समझ गए बात। तो इसको कहते हैं हम लिमिट। अब मैं इसको एक बेसिक छोटे से एक एग्जांपल से आपको करके दिखाऊंगा कि आखिर इसका मतलब क्या है, ठीक है। हो सकता है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लगे आपको, बट एक एग्जांपल लेते हैं तो उससे एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगी। जैसे एक फंक्शन लिया हमने y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, ठीक है। हमें यहाँ पे फाइंड करनी है कि x इज इक्वल टू 3 पे लिमिट फाइंड करनी है हमें। लिमिट x टेंड्स टू 3 और fx, या मैं इसको लिख सकता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 3 और इसको मैंने लिख दिया x प्लस 3, ठीक है, ओके। अब मैं यहाँ एक टेबल बना लेता हूँ। टेबल किसकी बनाऊँगा, टेबल में बनाऊँगा आपकी जब हम एक तरफ चलेंगे लेफ्ट से और एक तरफ चलेंगे हम राइट से, ठीक है भाई। ये मान लेते हैं हमने यहाँ की वैल्यू किसकी लिखी, यहाँ वैल्यू लिख दी हमने x की, ठीक है। x ये हो गया और fx ये हो गया। तो अब हम यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं। तो पहली जो टेबल बनाएंगे हम, देखो 3 के नेबर में वैल्यू क्या होंगी। 3 के अगर नेबर की बात करूँ मैं, अगर मैं नंबर लाइन लिखूँ यहाँ पे, तो 3 में अगर हम लेफ्ट में आते हैं तो यहाँ पे कहीं 2.9 पड़ेगा, है ना, 2.9 पड़ेगा, 2.99 पड़ेगा, है ना, 2.999 पड़ेगा, 2.999 पड़ेगा। और यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ इसके नेबरहुड में तो यहाँ पे कहीं 3.1 पड़ेगा, लेकिन उससे पहले 3.001 पड़ेगा, है ना। तो मैं वैल्यूज़ यहाँ पे लिख देता हूँ। जब हम 2.9 पे जा रहे हैं, ठीक है, मैं उसके थोड़ा पास तक जाऊँगा, 3 के पास तक जाएंगे हम। 2.9 अगर है x की वैल्यू तो fx कितना हो जाएगा, इसमें ऐड करो x प्लस 2.9 मतलब 2.9 प्लस 3 तो ये हो जाएगा 5.9, ठीक है। अगर ये वैल्यू आपकी 2.99 है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5.99, ठीक है। अगर ये वैल्यू और थोड़ी करीब पहुँचे 2.999 तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 5.999। अब देखो थोड़ा सा एक कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे ही हम 3 की तरफ बढ़ रहे हैं, 3 की तरफ कैसे बढ़ रहे हैं, लेफ़्ट से राइट। जैसे ही हम लेफ़्ट से राइट 3 की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये वैल्यू देखो कहाँ की तरफ बढ़ रही है, ये वैल्यू 6 की तरफ बढ़ती जा रही है। तो और थोड़ा सा वैल्यू ले लें, अगर 2.9999 ले लें तो ये वैल्यू हो जाएगी 5.9999, ठीक है। और थोड़ा रिफाइन करोगे तो ये वैल्यू जो है किसकी तरफ जा रही है, 6 की तरफ जा रही है। समझ में आई बात। तो एक चीज़ तो ये हो गई। चलो और थोड़ा इसको रिफाइन कर देते हैं। मान लेते हैं कि 2.99999 ये और भी थोड़ा क्लोज हो गया 3 के, तो ये हो जाएगा आपका वैल्यू, अगर हम fx की वैल्यू फाइंड करेंगे इस पे तो ये हो जाएगी 5.99999, ठीक है। और थोड़ा इसको रिफाइन करें तो अभी ये वैल्यू ये किसकी तरफ जाते जा रही है, वैल्यू
ये वैल्यू 6 की तरफ स्ट्रोंगली जा रही है, ठीक है। ओके, अब ये तो हुआ हमारा लेफ्ट से राइट की तरफ कैसे गए हम। अब हम राइट से लेफ्ट की तरफ लेके आते हैं, तो राइट से लेफ्ट की तरफ कैसे लेके आएंगे, देख लो। अब यहाँ पे एक दूसरी टेबल में बना लेता हूँ जिसमें हम जाएंगे राइट से लेफ्ट की तरफ, ठीक है। ओके, तो राइट से लेफ्ट की तरफ चलते हैं। अब तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं x, यहाँ पे लिखता हूँ मैं fx, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको लिख देता हूँ 3.1, ठीक है। 3.1 लिखा मैंने, तो fx की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, 6.1 आ जाएगी, ठीक है। ओके, और थोड़ा पास में आते हैं, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूँ 3.09। अब कैसे आ रहे हैं हम, अब आ रहे हैं हम राइट से लेफ्ट की तरफ, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 6.09 हो जाएगी, ठीक है। और थोड़ा इसको फाइन लेके आओ, और थोड़ा पीछे लेके आओ। तो अभी मैं क्या करता हूँ, 3.08 कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगी, 6.08 हो जाएगी। अगर मैं इसको 3.07 कर देता हूँ, ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 6.07 हो जाएगी। तो एक समय ऐसा आएगा कि जब मैं इसको 3.06 कर देता हूँ तो ये हो जाएगी 6.06, ठीक है। और लास्ट में क्या करता हूँ, इसको मैं 3.01 कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगी, 6.01 हो जाएगी, ठीक है। और भी हम इसको रिफाइन कर सकते हैं। कैसे रिफाइन कर सकते हैं, 0.1 के बाद में इसको मैं लिख देता हूँ 3.001, तो ये क्या हो जाएगा, 6.001, ठीक है। तो अभी क्या देखोगे आप कि अगर मैं इसको और रिफाइन करता चला जाऊं तो ये वैल्यू कहाँ पे टिकेगी। देखो, ये भी 6 की तरफ बढ़ रही है वैल्यू, और ये वैल्यू भी 6 की तरफ बढ़ रही है। अगर आप लेफ्ट से राइट जाते हो तो भी fx की वैल्यू 6 की तरफ बढ़ रही है, और राइट से लेफ्ट आ रहे हो तो भी fx की वैल्यू 6 की तरफ जा रही है, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, मैं इसको लिख सकता हूँ कि लिमिट x टेंड्स टू 3, x + 3 इज इक्वल टू 6। ओके, तो अब जब आप राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हो, तो उसको कहते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। मतलब इसके जो लेफ्ट वाले पोर्शन में जो लिमिट आप फाइंड करोगे उसको क्या कहते हैं हम, लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं, ठीक है। और इसके जो राइट वाले पोर्शन में जो लिमिट फाइंड करोगे उसको लिमिट को कहते हैं हम राइट हैंड लिमिट, ठीक है। ये मैं आपको फाइंड करने सिखाऊंगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे फाइंड करते हैं और राइट हैंड लिमिट कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो दोनों लिमिट, आई होप कि अब ये लिमिट का कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। चैप्टर को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे तो और कंसेप्ट क्लियर होंगे। जैसे जैसे हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे वैसे वैसे आपके सारे कंसेप्ट जो है क्लियर होते चले जाएंगे, ठीक है। ओके, अब देखो कंडीशन क्या है लिमिट एग्जिस्ट करने की। कंडीशन लिमिट एग्जिस्ट करने की ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करनी चाहिए, पहली चीज़, ठीक है। और भी बहुत सारे केसेस पढ़ेंगे हम। तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और दोनों की वैल्यू इक्वल भी होनी चाहिए, ठीक है भाई। लेफ्ट हैंड लिमिट जहाँ पे टेंड होती है वहीं पे राइट हैंड लिमिट भी टेंड होनी चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि भाई लिमिट एग्जिस्ट करती है और लिमिट की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, तो अभी कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ओके, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इस तरह का। मान लेते हैं ये आपका एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। एक किसी तरह का इस तरह का फंक्शन है और इसको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे होलो, ठीक है। होलो का मतलब क्या है कि ये वैल्यू इसमें एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पे कंसिडर नहीं होगी। तो ये एक फंक्शन ले लिया मैंने y = fx। तो fx कैसा फंक्शन है, fx जो फंक्शन है, fx की वैल्यू 1 है। कब 1 है, जब x <0 है,
एक्स की वैल्यू जब लेसर देन 0 है तो ये वैल्यू 1 है, ठीक है। ये आपका पॉइंट कितना हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा 0 1, ये पॉइंट हो जाएगा 0 2। समझ गए बात। तो अगर x की वैल्यू लेसर देन 0 है, x की वैल्यू लेसर देन 0 है, अगर हम लेफ्ट में आते हैं तो ये फंक्शन एक कांस्टेंट फंक्शन बन जाता है, उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। अगर x की वैल्यू 2 से ग्रेटर है, देखो यहाँ पे क्या है, ये मैंने होलो इसलिए रखा है कि यहाँ पे 2 इसमें इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो अब x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, देखो यहाँ पे इक्वल टू 0 भी है, इक्वल टू 0 पे भी फंक्शन की वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने यहाँ पे ये सॉलिड डॉट लगाया है। सॉलिड, देखो ये सारी चीज़ें फंक्शन वाले चैप्टर में मैंने कवर की है, तो वहाँ पे जाके देख लेना, कोई डाउट होता है तो। इस सॉलिड डॉट का मतलब है कि ये इंक्लूडेड है, और ये होलो डॉट का, होलो का मतलब है कि ये इसमें इंक्लूड नहीं है, ये पॉइंट इसमें इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0 यहाँ पे इंक्लूड नहीं है। तो x इज इक्वल टू 0 किस में इंक्लूड है, इस वाले फंक्शन में इंक्लूड है x इज इक्वल टू 0। तो अगर x की वैल्यू 0 के बराबर है या 0 से छोटी है तो उस टाइम में जो फंक्शन की वैल्यू है वो 1 हो जाती है। और अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 नहीं आएगी यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 0 को यहाँ पे छोड़ना है हमें, क्योंकि यहाँ पे होलो दिखाया मैंने। तो इफ x इज ग्रेटर देन 0 तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर हुआ, ओके। अब हमें लिमिट फाइंड करनी है। लिमिट किस पे फाइंड करनी है, 0 पे लिमिट फाइंड करनी है, एट x इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या फाइंड करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होती हैं। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखने का तरीका क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखते हैं कैसे, कि लिमिट x टेंड्स टू a, यहाँ पे लगाते हैं माइनस, ठीक है, माइनस, और इसको लिखेंगे f(x), ओके। अभी आप मुझे चेक करके बताओ कि इस फंक्शन की वैल्यू 0 के लेफ्ट में, तो मैंने क्या किस पे फाइंड करनी है, हमें 0 पे फाइंड करनी है, तो 0 के ऊपर माइनस लिखेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो आएगी आपकी, वो मतलब क्या है उसका, कि फंक्शन जो है 0 के लेफ्ट में किधर को टेंड हो रहा है, फंक्शन 0 के लेफ्ट में कहाँ पे पहुँच रहा है। तो फंक्शन 0 के लेफ्ट में कहाँ पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है, ठीक है भाई। 0 से अगर x की वैल्यू कम है तो फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1। अब राइट हैंड लिमिट कैसे फाइंड करेंगे, राइट हैंड लिमिट फाइंड करने का तरीका, जैसे यहाँ पे 0 के ऊपर माइनस लिखा है तो आप लिखोगे 0 के ऊपर प्लस। प्लस का मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू आपने लिखी है नीचे, इसके राइट हैंड साइड में फंक्शन जो है किधर पहुँच रहा है, किस वैल्यू पे पहुँच रहा है, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूँ। अब यहाँ क्या कह रहा है कि x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाती है आपकी, 2 हो जाती है। तो ये वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है दैट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दोनों की एक दूसरे से सहमति नहीं बन पा रही है, ठीक है। अगर ये दोनों सहमत नहीं है तो इसका मतलब है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। बाकी पॉइंट्स के ऊपर हो सकती है उसकी लिमिट एग्जिस्ट, बट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। तो पहला चीज़ समझ लिया आपने कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होनी चाहिए, दोनों एग्जिस्ट करनी चाहिए, तभी वो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ओके। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं कि दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट क्यों नहीं करती वो, इसलिए नहीं करती क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है, ओके। तो चीज़ें समझ में आई आपको। पहली चीज़ है कि पहले आपको फाइंड करना है लेफ्ट हैंड लिमिट, दूसरी चीज़ है कि राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है। अगर वो दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं आती हैं तो हम कह सकते हैं कि इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, समझ गए बात को, ओके। अभी हम पढ़ने वाले हैं ओके। एक एग्जांपल मैं और लेके दिखाता हूँ आपको, एक एग्जांपल फटाक से एक और ले लेते हैं हम।
ठीक है, इसी तरह के एग्जाम्पल देख लेते हैं एक, और थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, एक्स लेस देन 0 है और 0 है, एक्स इज इक्वल टू 0 के ऊपर, एक्स प्लस 2 के ऊपर। हाँ ओके, तो अभी यहाँ पे क्या करना है, हमें 0 पे वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, हाँ, तो इसकी लिमिट फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, उसके बाद राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। तो लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर आएगी, लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 0, सो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स। ठीक है, तो 0 माइनस एफ एक्स, जब एक्स की वैल्यू लेसर देन 0 है तो ये वाला फंक्शन यूज होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, और ये वाला फंक्शन मैं यूज़ कर सकता हूँ एक्स माइनस 2। तो यहाँ पे लिमिट की वैल्यू रख दो, एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे -2 आ जाएगी। राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे तो कैसे निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस लिखेंगे इसको एफ एक्स। तो जब x की वैल्यू 0 प्लस है, मतलब x की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 है तो ये वाला फंक्शन यूज़ होगा। तो ये वाला फंक्शन यूज़ होगा तो मैं लिख सकता हूँ कि लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ पे लिखेंगे हम x प्लस 2, तो इसकी वैल्यू आएगी 2। ठीक है, समझ गए बात। तो अब यहाँ पे क्या देख रहे हो आप कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं हैं। जब लिमिट दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये फंक्शन कैसा है, इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है x इज इक्वल टू 0 के ऊपर। समझ गए बात। तो इस तरह से आपको जो है एग्जाम्पल कर सकते हो। ओके, अभी हम देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल्स। ओके, अभी हम पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। अभी आपने बेसिक कंसेप्ट समझ लिया कि लिमिट का क्या होता है। लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से दोनों पे उसकी वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि भाई लिमिट एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, अब अलजेब्रा ऑफ लिमिट पढ़ेंगे। अलजेब्रा ऑफ लिमिट मतलब इसके ऑपरेशन को कैसे हमें यूज़ करना है। ठीक है, अगर हम लिख रहे हैं दो फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स और जी एक्स, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स अगर हम लिख रहे हैं तो हम इनको सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिमिट ए ऑफ एफ एक्स प्लस लिमिट, ठीक है, सिंपल चीज़ है ये, दोनों को हम सेपरेट करके अलग अलग लिख सकते हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो भी हम उसको सेपरेट करके लिख सकते हैं, एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो इसको भी हम सेपरेट करके लिखा जा सकता है, एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स। ठीक है, सेम फंडा यहाँ पे डिवीज़न में भी यूज़ होता है कि अगर दो फंक्शन का डिवीज़न है बट उसमें क्या है कि जी एक्स आपका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, जी एक्स की वैल्यू क्या है, इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो हम इनको अलग अलग भी जो है लिमिट को अलग अलग भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स। ठीक है, सिंपल कंसेप्ट है। तो ये हो गया आपका अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये जी एक्स कोई कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा तो इस कांस्टेंट फंक्शन की वैल्यू भी कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, लिमिट की वैल्यू भी उस पॉइंट पे लिमिट भी जो है इसकी कांस्टेंट हो जाएगी, तो इस लिमिट को फिर हम यहाँ पे सेपरेटली लिख सकते हैं। ये आप एग्जांपल पढ़ोगे तो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। अब पढ़ेंगे हम लिमिट ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड रेशनल नंबर्स। तो पॉलिनोमियल्स की लिमिट कैसे फाइंड करते हैं, देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है। पॉलिनोमियल की लिमिट में सिंपली आप जो है उसकी वैल्यू रख दो। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है
एक्स टू द पावर एन प्लस a0 एक्स टू द पावर n माइनस 1 प्लस a1 एक्स टू द पावर n माइनस 2, इस तरह का मान लेते हैं हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है। तो इस पॉलिनोमियल पे हमें लिमिट फाइंड करनी है, मान लेते हैं एट x इज इक्वल टू ए। x इज इक्वल टू ए पे अगर हमें इस पे लिमिट फाइंड करनी हो तो कैसे लिमिट फाइंड करेंगे, तो लिखेंगे हम लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स। अब यहाँ क्या करोगे आप, x की जगह पे क्या रख दोगे, a रख दो सिंपली। तो ये हो जाएगा आपका a टू द पावर n प्लस a0 a टू द पावर n माइनस 1 प्लस a1 a टू द पावर n माइनस 2, ठीक है। और ये हो जाएगा a टू द पावर n। तो ये क्या है आपका, ये है आपका एफ ए, ठीक है। तो हम सिंपली किसी भी पॉलिनोमियल में अगर लिमिट अप्लाई करते हैं x टेंड्स टू a एफ एक्स, तो हम उसको सिंपली लिख सकते हैं एफ ए। समझ गए बात, बहुत सिंपल है। इसको हमें यूज़ करना है जब भी कहीं हम क्वेश्चंस करेंगे। दूसरी बात आती है कि रेशनल फंक्शंस के लिए, रेशनल फंक्शन अगर हमने लिया है कोई, लिमिट x टेंड्स टू a, अभी अभी मैंने आपको बताया है कि अगर ये दो पॉलिनोमियल हैं, एक एफ एक्स है और एक जी एक्स है, यहाँ पे क्या है कि जी एक्स की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो हम इसको लिख सकते हैं इक्वल टू एफ ए अपॉन जी ए, ठीक है। लिमिट, क्योंकि दोनों की लिमिट को हम सेपरेट करके लिख सकते हैं। तो अभी मैंने बताया आपको कि लिमिट x टेंड्स टू ए एफ एक्स को मैं लिख सकता हूँ एफ ए, तो लिमिट x टेंड्स टू ए एफ एक्स को एफ ए लिख देंगे, लिमिट x टेंड्स टू ए जी एक्स को जी ए लिख देंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी अगर रेशनल पॉलिनोमियल्स हों तो उनको हम इस तरह से सोल्व करेंगे, ठीक है। बाकी तो जब क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आपके बहुत सारे डाउट्स आ रहे होंगे अभी, तो वो डाउट सब आपके जो है क्वेश्चंस में क्लियर हो जाएंगे। ओके, अभी एग्जाम्पल्स करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 कहता है कि लिमिट फाइंड करनी है, लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल के अंदर मैंने क्या बताया आपको कि x की जगह सिंपली इसको रख देना है। तो ये हो जाएगा आपका 1 क्यूब माइनस 1 प्लस 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कहता है कि लिमिट x टेंड्स टू 3 x इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। ये भी एक पॉलिनोमियल है, तो इसमें भी सिंपली आप वैल्यू रख दो बस, 3 इंटू 3 प्लस 1 कितना हो गया, 12 हो गया। थर्ड में क्या करना है हमें, थर्ड क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू माइनस 1, और यहाँ पे दिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये कहाँ तक है, x टू द पावर 10 तक है। ये भी एक पॉलिनोमियल है, तो सिंपली इसमें x की जगह पे -1 रख देना है। 1 माइनस 1 प्लस, जब -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे -1 टू द पावर 10, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, जब -1 का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स मिलेंगी। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 1। कितनी टर्म्स हैं यहाँ पे, देखो 10 टर्म्स, तो ये हो गई यहाँ से लेके यहाँ तक, x से लेके और x टू द पावर 10 तक 10 टर्म्स हो गई, और एक ये सेपरेट बचेगा 1, ठीक है। तो 11 टर्म्स हो गई। तो 11 बार अल्टरनेटिवली पॉजिटिवली नेगेटिव नंबर्स लिखे जाएंगे। तो 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, और लास्ट में बचेगा प्लस 1, ठीक है। तो ये देख रहे हो आप, ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो लास्ट में आपका यही बचेगा सिर्फ 1, तो आंसर आ जाएगा आपका 1, ठीक है। इस तरह से हम पॉलिनोमियल्स की लिमिट फाइंड कर सकते हैं। ओके, अभी दूसरे चीज़ हम क्या चेक करेंगे, रेशनल पॉलिनोमियल्स जो हैं हमारे, उनकी हम लिमिट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको बता देना चाहता हूँ। देखो, कुछ होती है हमारी इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, ठीक है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स कैसी हैं, जब रेशनल फंक्शन की बात आएगी, जब एफ एक्स अपॉन जी एक्स पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स, तो यहाँ पे जब हम x की जगह पे सिंपली हम a को रख देंगे तो
कई बार कुछ फॉर्म्स बनेंगी। फॉर्म्स कैसी बनेंगी कि fx और gx अगर दोनों 0 के बराबर आ जाते हैं तो एक ऐसी फॉर्म बनेगी 0/0 की फॉर्म बनेगी, ठीक है। एक कुछ ऐसी फॉर्म भी बन सकती है ∞/∞ की फॉर्म भी बन सकती है, ठीक है। एडवांस लेवल ऑफ मैथमेटिक्स जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उस एडवांस लेवल ऑफ मैथमेटिक्स में इसको बहुत सिंपली कैलकुलेट करने का तरीका मैं आपको सिखाऊंगा, जिसको कहते हैं एल हॉस्पिटल रूल्स, ठीक है। जब आप JEE वगैरह की जो हायर जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी प्रिपरेशन करोगे तो लिमिट को बहुत सिंपलर वे में फाइंड करने का तरीका है एल हॉस्पिटल रूल, तो वो बताऊंगा आपको फर्दर जब हम एडवांस क्लासेस करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे ये समझ लो कि अगर इस तरह की फॉर्म आ जाती है आपकी, कैसी 0/0 और ∞/∞ की फॉर्म अगर आ जाती है तो उनको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट कैसे करना है वो हम एग्जाम्पल के माध्यम से सीखेंगे, ठीक है। तो इन फॉर्म्स को 0/0 और भी बहुत सारी इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, जिनको फाइंड नहीं किया जा सकता, जिनकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। तो उसको हमें थोड़ा सा घुमा फिरा के चेंज करना पड़ेगा एक्सप्रेशन को। तो एग्जाम्पल नंबर 2 का जो है फर्स्ट पार्ट देख लो। फर्स्ट पार्ट तो सिंपल है, लिमिट x टेंड्स टू 1 x² + 1 x + 100। तो इसमें देखो क्या है, इसमें पहले हमें चेक करना है कि क्या 0/0 की फॉर्म बन रही है या ∞/∞ की फॉर्म बन रही है। देख लेते हैं, x की वैल्यू रख के देखो तो ये हो जाएगा 1 + 1 1 + 100, तो ऊपर बचनेगा 2/101, आंसर आ गया आपका। अभी दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, उसमें दिया है कि लिमिट x टेंड्स टू 2 और ये है x³ - 4x² + 4x x² - 4। अब हम इसमें चेक करते हैं कि क्या भाई 0/0 की फॉर्म बन रही है। कैसे चेक करेंगे, x की वैल्यू 2 रखो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 8 - 8 + 8, ठीक है। 8 - 16 बनेगा ना, ये 2² 4 4 4 16, तो 8 - 16 + 8 2² 4 4 - 4, तो ये क्या हो जाएगा भाई 0/0 की फॉर्म बनेगी। तो 0/0 की फॉर्म बन रही है मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है। तो अब हमें क्या है कि इस एक्सप्रेशन को कुछ सोल्व करना पड़ेगा, और सोल्व करने के बाद ये जो नीचे जो बन रहा है 0, इस 0 को कैंसिल करते हैं किसी तरह से। तो इसका तरीका सीख लो कि इसको कैसे हम कैंसिल करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लिमिट, अब इसको फैक्टराइजेशन कर लो ऊपर वाली टर्म का। यहाँ पे x देख लो, x कॉमन आ रहा है तो ये बचेगा x² - 4x + 4 और नीचे बचेगा x² - 4, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 x इंटू, इसको लिख सकते हैं x - 2 का होल स्क्वायर, और नीचे वाले को लिख देंगे x - 2 और x + 2, ठीक है। 4 को मैं लिख सकता हूँ 2², तो a² - b² का फॉर्मूला लग गया। अब यहाँ पे क्या है, ये वाली टर्म यहाँ पे कैंसिल हो गई, तो क्या बनेगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 2, ऊपर बनेगा x इंटू x - 2 और नीचे बनेगा x + 2। ऊपर भी पॉलिनोमियल है, नीचे भी पॉलिनोमियल है, वैल्यू पुट कर दो। पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा 2 इंटू 2 - 2 अपॉन 2 + 2, तो ये हो गया 0/4, तो ये आ गया 0। तो 0 जो है यहाँ पे आंसर आ गया। समझ गए बात। तो इस तरह से कभी अगर आपकी इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म को हम फैक्टराइजेशन मेथड से उस फॉर्म को हमें ख़त्म करना है, ठीक है। जब फॉर्म ख़त्म हो जाती है तब हम सिंपली उसमें जो है एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल एल्जेब्रा वाले जो लिमिट के रूल्स हैं वो हम रूल्स अप्लाई करके और सिंपली जो लिमिट टेंड कर रही है वहाँ पे उसकी वैल्यू को पुट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। थर्ड एग्जांपल बिल्कुल सिमिलर इसी के पैटर्न का है, ठीक है। थर्ड देख लेते हैं, चलो। थर्ड एग्जांपल है लिमिट x टेंड्स टू 2 x² - 4 अपॉन x³ - 4x² + 4x, ठीक है। अब ये उल्टा हो गया, जो पहले वाला क्वेश्चन था उसका अपोजिट दे दिया उसने, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दिया, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिया। तो ये किस फॉर्म में, ये 0/0 की फॉर्म में, इंडिटरमिनेट फॉर्म में है। तो इसको मैं क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज मैंने पहले ही किया था,
तो मैं इसको लिख देता हूँ x माइनस टू एक्स प्लस टू, और नीचे आ जाएगा x कॉमन, x माइनस टू का होल स्क्वायर, अभी अभी जस्ट किया था हमने, तो ये बन गया ये। तो इसको मैं लिख दिया मैंने, लिमिट x टेंड्स टू टू, ऊपर बचेगा x प्लस टू और नीचे बचेगा x इंटू एक्स माइनस टू। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर ज़ीरो रखेंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका 4/0 एंड दैट इज अनडिफाइंड, इनफाइनाइट। तो यहाँ पे लिमिट आपकी नहीं आएगी, तो ये फंक्शन कैसा हो गया, अनडिफाइंड एट x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन की लिमिट जो है नहीं फाइंड कर सकते हो आप, लिमिट यहाँ पे हो गई अनडिफाइंड। समझ गए बात। अब देखते हैं हम एक एग्जांपल नंबर 4। फोर्थ एग्जांपल में क्या कहता है, ओके फोर्थ एग्जाम्पल, इसी का फोर्थ पार्ट है, एग्जाम्पल नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले इसको देखना है कि ये भाई कहीं इंडिटरमिनेट फॉर्म तो नहीं बन रही। 2 की वैल्यू रखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8 माइनस 8 अपॉन 4 माइनस 10 प्लस 6, तो ये आ जाएगा आपका 0/0 की फॉर्म। तो इसको पहले हम क्या करेंगे, इसके हम पहले फैक्टराइजेशन करेंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बचेगा x माइनस टू, यहाँ पे इसके फैक्टर कर लेंगे तो आ जाएंगे x माइनस टू और x माइनस थ्री। ठीक है, x माइनस टू एंड x माइनस थ्री, एक्स माइनस टू से x माइनस टू कैंसिल हो गया। अब बच गया ये क्या आपके पास, लिमिट x टेंड्स टू टू एक्स स्क्वायर अपॉन x माइनस थ्री, वैल्यू रख दो। तो 2 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस थ्री दैट इज 4 अपॉन माइनस 1 दैट इज माइनस 4। ठीक है, तो इस तरह से आपको वैल्यूज़ जो है यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। एग्जाम्पल नंबर 5 एक देख लेते हैं। चलिए 5 इसी का फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं कैसे किया है। तो बहुत सिंपल चीज़ है, समझने के लिए बेसिक चीज़ों से इसको क्लियर करना है। तो ये दिया है इसने, लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, अभी सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेना है फैक्टराइजेशन की फॉर्म में। x टेंड्स टू 1 x माइनस टू, यहाँ पे x कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, x माइनस 1 बचेगा, माइनस 1 अपॉन इसके फैक्टर करोगे तो फैक्टर करने के बाद आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1। यहाँ पे सबसे पहले x कॉमन ले लोगे, फैक्टर आ जाएगा x माइनस 1 और x माइनस 2। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 1, और यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, x इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। तो यहाँ बचेगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ बचेगा 1। ठीक है, यहाँ बच जाएगा आपका 1। तो अब ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 1, इसको ब्रैकेट ओपन कर लो तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x माइनस 1 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 1 और x माइनस 2। ठीक है, ये आ जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, और यहाँ पे आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। जब इसको आप फैक्टराइज करोगे तो लिमिट x टेंड्स टू 1, तो यहाँ पे फैक्टर आ जाएंगे इसके x माइनस 1 एक्स माइनस 3 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 1 और x माइनस 2। ठीक है, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, x माइनस 1 वैल्यू रख दो इसकी, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 3 अपॉन 1 इंटू 1 माइनस 2, तो ये हो जाएगा माइनस 2 अपॉन माइनस 1 दैट इज़ 2। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया इसका, 2 आ गया।
तो सिंपली क्या करना है आपको, कैलकुलेशंस करनी है, उसको सिंप्लीफाई करना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद जो वैल्यू आती है वो आपको उस तरह से फिर लिमिट की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बेसिक सा एक फॉर्मूला हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं अलजेब्रिक फंक्शन के लिए, जो बहुत ही हेल्पफुल है। और शॉर्टकट में एक क्वेश्चन यहाँ पे, शॉर्टकट में क्वेश्चंस आपके यहाँ पे प्रूव हो जाएंगे। तो क्या पढ़ेंगे, लिमिट x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a, और यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू a है तो इसकी वैल्यू आ जाती है n a टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। अब इसका यहाँ पे प्रूफ हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर ये आया कैसे। तो क्या करेंगे कि x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n को हम x माइनस a से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद हम क्या देखेंगे कि x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a। तो जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, x टू द पावर n माइनस 1 प्लस x टू द पावर n माइनस 2 इंटू a प्लस x टू द पावर n माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। और लास्ट में लिख देंगे हम a टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। अब इसको कैसे लिखा मैंने वो थोड़ा देख लो। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n, इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस a इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 एक्स टू द पावर n माइनस 2 इंटू a एक्स टू द पावर n माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर, और लास्ट में आ गया a टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। अभी अगर देखो इस पहले x का मल्टीप्लाई करो x टू द पावर n माइनस 1 में, तो क्या आ जाएगा, x टू द पावर n आ जाएगा। x का मल्टीप्लाई करो x टू द पावर n माइनस 1 में, तो ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर n माइनस 1 इंटू ए, ठीक है। और a का मल्टीप्लाई अगर इसमें करो x टू द पावर n माइनस 1 में, तो क्या हो जाएगा a इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो क्या होगा कि बीच की टर्म जो है कैंसिल हो जाएगी और फर्स्ट और लास्ट टर्म बचेगी, ठीक है। तो इस तरह से हम x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। जब इसमें इसको लिखोगे तो मैं इसकी वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकता हूँ, ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। कैसे, तो लिमिट x टू द पावर a और x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ ये लिमिट x टेंड्स टू a और x टू द पावर n माइनस 1 प्लस x टू द पावर n माइनस 2 इंटू a x टू द पावर n माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर, और ये कहाँ तक जाएगा, a टू द पावर n माइनस 1। ये एक पॉलिनोमियल बन गया। पॉलिनोमियल में सिंपली हमें वैल्यू पुट कर देनी होती है। तो x की जगह पे a रख दो, a टू द पावर n माइनस 1 a टू द पावर n माइनस 2 इंटू a टू द पावर n माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर, और लास्ट में आएगा a टू द पावर n माइनस 1। अभी यहाँ पे देखो ये कितनी बार ऐड हुआ है, सेम टर्म है। देखो ये हो जाएगा a टू द पावर n माइनस 1 a टू द पावर n माइनस 2 इंटू a, ये हो जाएगा a टू द पावर n माइनस 1 a टू द पावर n माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर, अगेन ये हो जाएगा a टू द पावर n माइनस 1, और लास्ट वाली टर्म भी आपकी a टू द पावर n माइनस 1। सारी की सारी टर्म आपकी a टू द पावर n माइनस 1 है। कितने नंबर ऑफ टाइम्स ये ऐड है, n टाइम्स ऐड है, तो ये आंसर आ जाएगा n a टू द पावर n माइनस 1। तो इस तरह से यहाँ पे प्रूव हो गया ये फॉर्मूला, ठीक है। अभी इस फॉर्मूले पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप शॉर्टकट मेथड से इस फॉर्मूले से कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो अभी हम पढ़ते हैं इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 3 का एक फर्स्ट पार्ट दिया है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 x टू द पावर 15 माइनस 1 अपॉन x टू द पावर 10 माइनस 1, ठीक है। तो अब हम ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि बार बार यूज़ होगा। x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n इंटू a टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कंपैरिजन करो आप इसका, तो मैं इसको लिख सकता हूँ लिमिट x टेंड्स टू a। देखो ये उसका उल्टा भी ट्रू है, इसका उल्टा भी
ट्रू है। ठीक है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 1 x टू द पावर 15 माइनस 1 अपॉन मैं इसको लिख सकता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 1 x टू द पावर 10 माइनस 1। ठीक है, ये लिख लिया मैंने। अब मैं इसके अपोन में x माइनस 1 से डिवाइड कर देता हूँ, इसके अपोन में भी x माइनस 1 से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो इस फॉर्मूला, इसको थोड़ा कंपैरिजन करो उससे। इसको कंपैरिजन करेंगे तो हम क्या पाएंगे कि x की जगह पे x रखा है, a की जगह पे 1 रखा है और n की जगह पे 15 रखा है यहाँ पे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 15 1 टू द पावर 15 माइनस 1 और यहाँ पे आ जाएगा 10 इंटू 1 टू द पावर 10 माइनस 1। तो आंसर आ जाएगा आपका 15 अपॉन 10। तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, आंसर आ गया आपका 3/2। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, बट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम इस पे बेस्ड एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है? दूसरा क्वेश्चन दिया है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स अंडर रूट माइनस 1 अपॉन x। देखो अब इसको यहाँ पे थोड़ा सा आपको इसको मोल्ड करना पड़ेगा। कैसे मोल्ड करना पड़ेगा कि लेट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई। 1 प्लस एक्स को आपने क्या मान लिया है? y मान लिया है। तो अब देखो यहाँ पे लिमिट भी चेंज हो जाएगी क्योंकि फंक्शन आपका y में हो जाएगा। अब तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? y माइनस 1 हो जाएगी। फंक्शन आपका किस में हो गया? फंक्शन आपका हो जाएगा y में, तो लिमिट भी y में हो जाएगी। तो x की वैल्यू जब 0 हो जाएगी तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, सो इसको मैं लिख सकता हूँ कि लिमिट y टेंड्स टू 1, लिमिट y टेंड्स टू 1 लिख दिया मैंने और 1 प्लस एक्स की जगह पे y लिखा, यहाँ पे 1 लिखा, y अंडर रूट लिखा और यहाँ पे x की जगह पे क्या लिखा? y माइनस 1 लिखा। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है ये n के किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि n का जो है वैल्यू होल नंबर ही हो, n का नंबर कोई इंडेक्स भी हो सकता है। तो यहाँ पे लिमिट y टेंड्स टू 1, इसको मैं लिख सकता हूँ y टू द पावर हाफ, 1 टू द पावर हाफ। 1 की पावर चाहे हाफ करो चाहे कितनी भी पावर कर दो उसकी वैल्यू तो 1 ही रहने वाली है, अपॉन y माइनस 1। अभी देखो इसको यहाँ से कंपैरिजन करो आप, तो आपने क्या देख रहे हो कि n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू है 1/2। तो यहाँ पे लिख दो 1/2 और a की वैल्यू 1 है तो 1 की पावर 1/2 माइनस 1, तो आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो थोड़ा सा ये जो है ट्विस्टेड सा क्वेश्चन दिया है। ओके, अब उसके बाद में हम पढ़ेंगे लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो एक छोटा सा मैं आपको तरीका बताता हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की लिमिट कैसे फाइंड करते हैं। बहुत सिंपल मेथड से समझाऊंगा आपको। सिर्फ एक छोटी सी चीज़ आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है? कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, ये जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन, सॉरी 0 नहीं, साइन x अपॉन x। अब देखो इसको अगर आप चेक करो तो ये साइन x की वैल्यू किसमें, साइन 0 कितना होता है? 0 होता है, और x की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो ये कैसी होगी? इनडिटरमिनेट फॉर्म होगी। इनडिटरमिनेट फॉर्म होगी तो साइन x की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हो आप। तो साइन x का एक एक्सप्रेशन होता है, क्या होता है? x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, इस तरह से जो है साइन x का एक्सप्रेशन होता है, अपॉन x लिख दिया मैंने। ठीक है, तो अब यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा तो x से x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 और बाकी टर्म जो है सारी की सारी 0 हो जाएगी अगर x की जगह पे 0 पुट करोगे यहाँ पे। तो इस तरह से जो साइन x अपॉन x टेंडिंग टू 0 पे जो लिमिट होती है उसकी वो कितनी होती है? 1 होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है इस तरीके से। और इसका उल्टा भी उतना ही ट्रू है। कितना? अगर हम लिमिट x टेंड्स टू 0 करें और x अपॉन साइन x करें तो इसकी वैल्यू भी 1 ही होगी।
ठीक है। इसको पलट दोगे तो भी वैल्यू 1 ही आने वाली है उसकी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जो है याद रखनी है। तरीका मैंने बता दिया इसका कैसे आया। अब हम कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की लिमिट कैसे फाइंड करेंगे। तो थ्योरम नंबर 5 का फर्स्ट मैंने आपको बता दिया, थ्योरम नंबर 5 का सेकंड क्या क्वेश्चन ही है ये तो, ठीक है। तो इसको भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो इसमें दिया है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स। तो सिंपली इसमें क्या करना है हमें, लिमिट x टेंड्स टू 0, हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, कोस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कोस 2x का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है। तो यहाँ पे कोस x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। तो अगर मैं इसको इधर लेके आ जाऊँ, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कोस x, तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। तो मैंने इसकी जगह पे लिख दिया 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन x। अब मैं 2 को और नीचे लेके आ जाता हूँ, साइन लिमिट x टेंड्स टू 0, तो मैंने लिखा साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन x बाई 2, ठीक है। अब मैंने इसको क्या लिखा, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई 2 अपॉन x बाई 2, ठीक है। एक तो ये लिख दिया, और दूसरा जो बचा साइन x बाई 2 उसको मैंने लिमिट अलग से लगा दिया। अभी पढ़ा था हमने अलजेब्रा ऑफ लिमिट में, इसको हम सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू अभी आपने क्या पढ़ी है, 1 आती है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x की जगह पे 0 रखेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। ओके, अभी देखते हैं हम नेक्स्ट, देख लेते हैं कौन से एग्जाम्पल दिए हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 4 में फर्स्ट पार्ट है इसका, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 4x अपॉन साइन 2x, ठीक है। तो अभी इसको कैसे करते हैं, देखो थोड़ा ट्रिकी है। लिमिट x टेंड्स टू 0 हम लिख लेते हैं इसको साइन 4x अपॉन 4x, ठीक है, इनटू इसको भी सेपरेट कर लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 2x है तो इसको लिख लेते हैं हम 2x अपॉन साइन 2x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या गुणा भाग करी, क्या जोड़ घटा किया, हमने क्या किया है कि यहाँ पे 4 का डिवाइड करा, 2 का मल्टीप्लाई करा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका 2 का मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये 2 इंटू 2 हो गया 4, और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमने कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे लिखा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू इसकी वैल्यू 1 अभी बताया मैंने, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2। तो इस तरह से यहाँ पे कुछ ये ट्रिकी भी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। अब हम पढ़ेंगे एग्जाम इसी का सेकंड पार्ट भी सिंपल सा ही है। ओके, सेकंड पार्ट क्या दिया है उसने कि लिमिट x टेंड्स टू 0 10x बाई x, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0, 10x को लिख दिया मैंने साइन x अपॉन कोस x अपॉन x, फिर इसको फिर लिख लेते हैं x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, एक तो ये हो गया, इंटू 1 अपॉन कोस x। अब हम इसको सेपरेट करके लिख देते हैं, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स पढ़ा था हमने, साइन x अपॉन x, एक तो हमारा ये हो गया, एक हमने लिखा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन कोस x, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है, अभी भी पढ़ी हमने 1, यहाँ पे x की जगह पे जब 0 रखेंगे, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये भी 1 आ जाएगी, तो आंसर कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। बिल्कुल इन्हीं छोटे छोटे सिंपल कंसेप्ट पे बेस्ड आपकी एक्सरसाइज नंबर 13.1 है, इजीली हो जाएगी। फिर भी अगर कोई डाउट आ रहे हैं आपको तो कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट करिएगा, आपके डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है। अभी हम जो टॉपिक पढ़ेंगे
नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम डेरिवेटिव्स का। बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छी चीज़ है डेरिवेटिव, ठीक है। तो डेरिवेटिव आखिर है क्या, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं? बहुत सारे लोगों को इसको पढ़ने के बाद में, जो इंजीनियर हैं या अपने अपने प्रोफेशन में जो लोग काम कर रहे हैं, उनको ये चीज़ें आज तक भी समझने में दिक्कत होती है कि आखिर हमने डेरिवेटिव क्यों पढ़ा है, कहाँ पे इसकी वैल्यू, कहाँ पे इसका यूज़ है। तो सिंपल सी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। डेरिवेटिव का मतलब होता है कि जैसे ये कोई फंक्शन लिया है हमने, ठीक है, ये कोई फंक्शन ले लिया हमने y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। अब इसको मान लेते हैं हम, इस पॉइंट को, कि भाई ये डिस्टेंस हमारी x है, ठीक है, और x पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो एफ एक्स आएगी। तो ये एक पॉइंट हमने लिया ए पॉइंट पे, ए पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, ए पॉइंट पे x की वैल्यू x होगी और y की वैल्यू क्या होगी, एफ एक्स होगी, ठीक है। y की वैल्यू क्या हुई, एफ एक्स होगी। अब एक दूसरा पॉइंट हमने ले लिया, दूसरा पॉइंट कहाँ लिया, दूसरा पॉइंट हमने b ले लिया इसी पे। तो b कैसा पॉइंट लिया हमने, b हमने जो पॉइंट लिया, हमने देखा कि भाई ये h यहाँ से यहाँ पे जो बढ़ा वो h बढ़ गया, मान लेते हैं x की वैल्यू क्या, वो कितनी बढ़ गई, h बढ़ गई। तो यहाँ पे जो इसके कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, पहला कोऑर्डिनेट तो आ जाएगा x प्लस एच, ठीक है, और दूसरा कोऑर्डिनेट एफ एक्स प्लस एच आ जाएगा। समझ में आई बात, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या होगी वहाँ पे, x प्लस एच आ जाएगी, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ एक्स प्लस एच आ जाएगी। समझ गए बात, ओके। अभी यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ एक देख लो कि यहाँ पे एक ट्रायंगल मैं बना देता हूँ। एक ट्रायंगल ये बनता है छोटा सा, ये वाला, ठीक है, ये एक ट्रायंगल बन गया यहाँ पे, ओके। अब इस ट्रायंगल के अंदर ये वैल्यू अगर थीटा है, ये वैल्यू अगर थीटा है, ये वैल्यू ए बी होगी, ये मान लेते हैं पॉइंट हमारा सी है। ऊपर वाला पॉइंट क्या मान लिया हमने, सी मान लिया। देखो ये पॉइंट हमने ए मान लिया, ये पॉइंट बी मान लिया, और ये पॉइंट हमने सी मान लिया, ठीक है। ये ऊपर वाला ही बी पॉइंट है, ये पॉइंट हमने बी मान लिया, और बी के जो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे वो एक्स प्लस एच और एफ एक्स प्लस एच आ गए हैं, ठीक है। अब ये टेन थीटा की वैल्यू किसके बराबर आएगी, टेन थीटा आ जाएगा आपका, इसको सी मान लो, तो टेन थीटा हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बी सी अपॉन ए सी हो जाता है टेन थीटा, ठीक है। अब ये बी सी की वैल्यू क्या है, बी सी क्या है, ये बी सी है कि भाई ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक वाई एक्सिस पे कितना चेंज है। तो ए से लेके बी तक वाई एक्सिस पे कितना चेंज है, कितना चेंज है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। ए पे कितना था, एफ एक्स था, और बी पे कितना हो गया, एफ एक्स प्लस एच हो गया, ठीक है। और ए सी क्या है, ए सी ये है कि ए से लेके बी तक एक्स एक्सिस पे कितना चेंज है, तो वो चेंज कितना है, एच चेंज हुआ है। तो यहां पे लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया मैंने, एच लिख दिया। तो ये जो चीज आई है, ये चीज को क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं हम डेरिवेटिव। इसको क्या कहते हैं हम, डेरिवेटिव कहते हैं, ठीक है। और ज्योमेट्री की भाषा में ये क्या है, ये टेंजेंट है, सॉरी, ज्योमेट्री की भाषा में इसको क्या कहते हैं, ग्रेडियंट भी कहते हैं। ज्योमेट्री की भाषा में इसको क्या कहते हैं हम, ग्रेडियंट कहते हैं, ठीक है। तो ज्योमेट्री की भाषा में ये ग्रेडियंट हो गया। और कैलकुलस जो एक अलग से मैथमेटिक्स है, तो कैलकुलस की भाषा में इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डेरिवेटिव, ठीक है। या हम इसको कह सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो बेसिकली जो डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव इज नथिंग
बट इट इज ए रेट ऑफ चेंज। समझ में आई बात? तो डेरिवेटिव क्या होता है? रेट ऑफ चेंज होता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, और हम कैलकुलस की भाषा में इसको क्या कहते हैं? कैलकुलस की भाषा में हम इसको कहते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। समझ में आई बात? बहुत सिंपल से टर्म में मैंने आपको समझाया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, बस बहुत बेसिक सी चीज़ है, बहुत सिंपल चीज़ है। अगर यहाँ पे x की वैल्यू a दी होती तो ये फॉर्मूला क्या बन जाता आपका? डेरिवेटिव क्या बन जाता? dy बाई डी एक्स क्या बन जाता? देखो, इसको कहीं पे dy बाई डी एक्स लिखा देखोगे, कहीं पे इसको y डैश लिखा देखोगे, कहीं पे इसको f डैश x लिखा देखोगे, तो सबका मीनिंग जो है वो एक ही है, सब जो है डेरिवेटिव ही लिखते हैं उसको। ठीक है, कहीं पे ऐसा भी लिखा देखोगे y1, या कहीं पे ऐसा भी लिखा देखोगे f1x। तो इन सब का मीनिंग जो, ये तो हायर क्लासेस में पढ़ोगे आप, बीएससी वगैरह में पढ़ोगे, तो इन सब का मतलब यही होता है फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव सेकंड भी होते हैं, जो आप हायर क्लासेस में 12th में पढ़ोगे। सेकंड डेरिवेटिव जब डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ोगे तो सेकंड डेरिवेटिव भी होते हैं, मतलब dy बाई डी एक्स का भी हम अगेन फिर इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और डेरिवेटिव निकालने का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को कहते हैं हम डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन। डेरिवेटिव निकालने के प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो ये इसका ज्योमेट्रिकल मतलब है, बहुत अच्छे से मैंने आपको यहाँ से एक्सप्लेन कर दिया। ओके, तो बेसिकली आखिर इसका यूज़ कहाँ पे होता है? यूज़ कैसे होगा? देखो, ये कोई फंक्शन है, ये कोई ग्राफ है, तो इस ग्राफ पे ये ग्राफ कितनी स्पीड से चेंज हो रहा है वो हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कि एट व्हाट स्पीड y इज चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू x, ये चीज़ हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं बहुत आसानी से, अगर हम dy बाई डी एक्स फाइंड कर लें। तो इसका बेसिकली ये यूज़ है। ठीक है, ओके, अभी हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो ध्यान रखना है कि डेरिवेटिव इज नथिंग बट इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ ए क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी। ओके, तो इसको कहीं कहीं पे फर्स्ट प्रिंसिपल भी कह देते हैं। अगर dy बाई डी एक्स हमें किस पे फाइंड करना हो? x इज इक्वल टू a पे फाइंड करना हो, तो उसका जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस एफ ए अपॉन h। ठीक है, ये अभी अभी मैंने आपको बताया। ओके, अगर इसको हम लिमिट कर दें तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन के बराबर x इज इक्वल टू a पे। अभी हम इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 देख लेते हैं। सबसे पहले 5 में क्या कह रहा है वो? फाइंड द डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 2 ऑफ द फंक्शन f(x) जो दिया है उसने 3x दिया है, एट x इज इक्वल टू 2 पे हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, बताना है कि डेरिवेटिव क्या है। तो फॉर्मूला क्या है हमारा? f डैश x एट x इज इक्वल टू 2, वैल्यू क्या हो जाएगी? लिमिट h टेंड्स टू 0 और f a प्लस h, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 2 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस h माइनस f2 अपॉन h। तो यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, f2 प्लस h कितना हो जाएगा? वैल्यू रखो इसमें, 3 इंटू 2 प्लस h माइनस f2 कितना है? 6 है अपॉन h। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 6 प्लस 3h माइनस 6 अपॉन h। 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो आगे इसको लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, 3h अपॉन h, h से h कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आया?
3 आया। तो इस तरह से आपने देखा कि 3x का जब हमने डेरिवेटिव निकाला x इज इक्वल टू 2 पे, तो वैल्यू कितनी आई, 3 आई। ठीक है, इस तरह से हमें डेरिवेटिव निकालना होता है। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। सब क्वेश्चंस में फॉर्मूला यही लगाना है हमें, तो इसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं। अगर कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में कि डेरिवेटिव निकालो किससे, फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो फर्स्ट प्रिंसिपल का मतलब यही होता है। तो एग्जाम्पल नंबर 6 करते हैं इस पे बेस्ड। 6 में क्या दिया है, f(x) की वैल्यू दी है उसने 2x² प्लस 3x माइनस 5। हमें फाइंड करना है एट x इज इक्वल टू -1 पे। ठीक है, तो x इज इक्वल टू -1 पे हमें f' फाइंड करना है। तो f' -1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0, एक ही जगह पे क्या रखना है, -1 रखना है। तो ये हो जाएगा f -1 प्लस h माइनस f -1 अपॉन h। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, -1 प्लस h रख दो इसमें, 2 इंटू -1 प्लस h का होल स्क्वायर, 3 इंटू -1 प्लस h माइनस 5 अपॉन h। ठीक है, और माइनस f -1 कितना है, 2 इंटू f -1 फाइंड कर लो यहाँ पे। f -1 कितना हो जाएगा, 2 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 माइनस 5। तो ये हो जाएगा आपका 2 - 3 - 5, 2 - 8 -6 हो जाएगा। तो इसको मैंने लिख दिया -6। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा आपका 1 प्लस h² माइनस 2h, 2 का मल्टीप्लाई कर दूं डायरेक्टली, एक स्टेप बच जाएगा हमारा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 2h², यहाँ पे हो जाएगा 4h, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, -3 प्लस 3h -6 और -5 हो जाएंगे -11 अपॉन h। यहाँ पे वैल्यू रख दो, h टेंड्स टू 0। पहले सोल्व करना है, 2h² हो गया और -4h प्लस 3h कितना हो जाएगा, -h हो जाएगा। 2 - 3 -1, -1 और -11 -12 हो जाएगा अपॉन h। ठीक है, तो ये हो गया आपका -12 तो नहीं आना चाहिए, ये वैल्यू कैसे आई है, कुछ गड़बड़ हुई है। ओके, f -1 आ गया आपका 2 - 3 - 5, ओके -6 हो गया। 1 स्क्वायर प्लस h² माइनस 2h, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ओके, कहीं गड़बड़ है इसमें, गड़बड़ चेक कर लेते हैं एक बार, कहाँ पे गड़बड़ है। ठीक है, (2h² -2, सॉरी ये -2 है ना। ओके, तो +2 ही रहेगा। चलो एक बार फिर इसको करते हैं, गड़बड़ पता चल जाएगी कहाँ पे है। ठीक है, शॉर्टकट के चक्कर में गड़बड़ हो गई। ओके, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, इसमें वैल्यू रखेंगे हम 2 इंटू, फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² माइनस 2ab माइनस 2h प्लस 3 की मल्टीप्लाई -1 में, तो -3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा +3h। ठीक है, ओके, और इसको लिख देंगे हम -11। ठीक है, देखो यहाँ पकड़ा गया चोर। कैसे, ये जो -1 है, ये जो माइनस है ना, यहाँ पे -6 आई है वैल्यू, तो इसको लिखेंगे हम +6। ठीक है, ओके, तो ये हो जाएगा h² प्लस 1 माइनस 2h प्लस -3 प्लस 3h माइनस 5 और +6 कितना हो जाएगा
+1 हो जाएगा, अपॉन में लिखूँगा यहाँ पे h, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको लिख देंगे 2h² + 2 - 4h - 3 + 3h - 1 अपॉन h। ठीक है, तो 2 - 3 - 1 2 - 3 - 1, ये बचेगा आपका +1, यहाँ पे कितना बचेगा +1, -5 + 6 +1 बचेगा, तो 2 - 3 - 1 +1 ये हो जाएंगे आपके कैंसिल। तो यहाँ पे जो आएगी वैल्यू वो आएगी लिमिट h टेंड्स टू 0, 2h² - 4h और 3h, ये बचेगा -h अपॉन h, यहाँ पे h कॉमन आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, h यहाँ पे कॉमन, तो ये बचेगा 2h - 1 अपॉन h, h से h कैंसिल हो जाएगा, तो h की जगह पे 0 रख दो, तो ये हो जाएगा 0 - 1 दैट इज़ -1। ठीक है, तो समझ गए बात। तो इस तरह से इसकी वैल्यू जो आएगी वो -1 आ जाएगी। ओके, तो ये कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखना है, बहुत ही ध्यान से कैलकुलेशन करनी है, जैसे यहाँ पे गड़बड़ हो रही थी अभी, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 7, एक देख लेते हैं। 7 में क्या दिया है उसने, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है, उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं ज़रा। एग्जाम्पल नंबर 7, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ fx की वैल्यू उसने दे दी sin x एट x = 0 पे हमें f' फाइंड करना है। तो सिंपल यही फॉर्मूला लगेगा, तो f' क्या हो जाएगा बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 + h - f0 अपॉन h, वैल्यू रख दो, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको मैं लिख सकता हूँ fh - f0 अपॉन h, fh की जगह पे क्या लिख दोगे, sin h लिख दोगे, sin h माइनस f0 कितना है, sin 0 की वैल्यू 0 होती है अपॉन h, तो मैं इसको लिख सकता हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h अपॉन h, तो इसकी वैल्यू आ गई 1। ठीक है, तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव हम निकाल लेंगे। उसके बाद एक सिंपल सा एक डेरिवेटिव और दिया है, कांस्टेंट फंक्शन एक है, एग्जांपल नंबर 8 में कांस्टेंट फंक्शन दिया है, तो कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव भी फाइंड करके दिखा देता हूँ आपको कैसे फाइंड करना है। fx = 3 दिया है, एट x = 0 पे हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ fx = 3 एट x = 0, x = 0 पे फाइंड करना है और x = 3 पे भी फाइंड करना है। तो f' क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f, पहली बार करेंगे हम a = 0 पे फाइंड। ठीक है, 0 पे फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 + h माइनस f0 अपॉन h। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 fh माइनस f0 अपॉन h। अब देखो कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या होता है कि हर एक वैल्यू के लिए उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, तो चाहे h हो चाहे 0 हो, वैल्यू कितनी रहेगी 3 रहेगी, 0 पे भी 3 रहेगी अपॉन h, तो ये आंसर कितना आ गया इसका 0 आ गया। ठीक है, सिमिलरली अगर x की वैल्यू 3 हो जाएगी तब भी ये वैल्यू, अगर ये h की जगह पे 3 + h हो जाएगा तब भी वैल्यू उसकी 3 आएगी, और 0 की वैल्यू तब भी 3 रहेगी, 3 पे 3 भी ही रहेगी, तो 3 - 3 अगेन फिर 0 के बराबर आ जाएगा। सिमिलर इसी तरह दोनों कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं हम। ओके, हाँ, अभी देख लेते हैं हम एक एग्जाम्पल नंबर 10 थोड़ा सा और एडवांस वर्जन है, उसको भी देख लेते हैं। बट देखो तरीका एक ही है, क्वेश्चन कोई भी हो तरीका करने का एक ही है। ओके, 10 में क्या है, fx = x² का डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है। एग्जाम्पल नंबर 10 में
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है। ओके, इसमें कोई पॉइंट नहीं दिया है उसने, ठीक है, कोई पॉइंट नहीं दिया है तो पॉइंट हम एक्स ही सपोज कर लेंगे। तो एफ डैश एक्स किसके बराबर हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ठीक है। इसमें वैल्यूज रख दो अब, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एफ एक्स कितना है, एफ एक्स है आपका एक्स स्क्वायर के बराबर अपॉन एच। तो ये हो गया लिमिट एच टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 एच माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एच। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे एच कॉमन आ जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच कॉमन आ गया, यहाँ पे बचेगा एच प्लस 2x अपॉन एच। एच से एच कैंसिल हो गया, वैल्यू रख दोगे, पॉलिनोमियल बन गया, तो इसकी वैल्यू आ गई 2x प्लस 0, तो वैल्यू कितनी आ गई 2x, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि एफ डैश एक्स कितना आ गया, यहाँ पे 2x आ गया, समझ गए बात। ओके, अभी थोड़ा सा और देखते हैं आगे। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द कांस्टेंट फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ए। कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव मैंने अभी आपको निकाल के बताया, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। उसको मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। अब है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन 1/x। एक एग्जाम्पल नंबर 14 देख लेते हैं, उसमें एफ एक्स दिया है उसने 1/x, तो इसका डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे। तो डेरिवेटिव फाइंड करने का तरीका वही है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ठीक है। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा, 1/x प्लस एच, एफ एक्स क्या हो जाएगा 1/x, और नीचे लिख देंगे हम h। इसको सोल्व कर लो, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे जो एलसीएम आ गया x इंटू एक्स प्लस एच आ गया, और h ऑलरेडी है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स प्लस एच। तो मैं इसको लिख सकता हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0 h टेंड्स टू 0, x से x कैंसिल हो गया, बचेगा माइनस एच अपॉन x इंटू एक्स प्लस एच इंटू एच। एच से एच कैंसिल हो गया, -1 बचेगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0 -1 अपॉन x इंटू एक्स प्लस एच। एच की जगह पे 0 रख दो, तो क्या बचेगा ये -1 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 0, तो ये बचेगा आपका -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से देखा हमने एग्जाम्पल 14 के अंदर के डेरिवेटिव जो है वो एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x का क्या आया, -1/x आया, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव। जैसे हमने अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स पढ़ा था, सिमिलर फैशन में हम पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स। तो अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव थोड़ा सा डिफरेंट है लिमिट से। तो अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ते हैं अभी। देखो, अगर दो फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स अपॉन जी एक्स, तो उसका जो डेरिवेटिव होगा, यानी कि एफ डैश डेरिवेटिव को हम डी बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं। तो अगर ये एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स हो, तो इसको हम सेपरेटली करके लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, ठीक है। या हम इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ डैश एक्स प्लस जी डैश एक्स, एफ डैश एक्स प्लस माइनस जी डैश एक्स। अगर वो प्लस माइनस प्लस है तो उसको भी सेपरेट कर करके लिख सकते हैं, माइनस होगा तो उसको भी सेपरेट करके लिख सकते हैं। दूसरा यहाँ पे है मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है कि एफ एक्स और जी एक्स का अगर मल्टीप्लिकेशन है तो उसको हम कैसे लिखना है वो देख लो। पहला फंक्शन हम एज इट इज लिखेंगे और दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। पहला फंक्शन एफ एक्स हमने एज इट इज लिखा, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करा। अब की बार दूसरा फंक्शन ऐसे ही लिखेंगे और पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। समझ आई बात, ठीक है।
थर्ड है हमारे पास डिवाइड का, कि भाई डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स। अब इसमें यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जी एक्स की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। जी एक्स की वैल्यू 0 नहीं है तभी ये फॉर्मूला लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है कि जी एक्स का होल स्क्वायर लिखेंगे सबसे पहले, और जी एक्स एज इट इज, और एफ डैश एक्स माइनस अब की बार एफ एक्स एज इट इज, और जी डैश एक्स। समझ गए बात? तो ये हो गया इसका डिवीजन का फॉर्मूला। ये क्या हुआ? डिवीजन का फॉर्मूला। तो थोड़ा सा डिफरेंस है लिमिट से। लिमिट में तो हम सिंपली डिवाइड कर दे रहे थे, लिमिट में सिंपली मल्टीप्लाई भी कर दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अब हम एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे कि अगर x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन है तो उसको हम क्या लिखेंगे। ठीक है, x टू द पावर n का अगर डिफरेंशिएशन है तो उसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, देखो जितने भी फॉर्मूले हैं सब इसी से डिराइव होंगे। क्लास 12th के अंदर पढ़ोगे इस टॉपिक को थोड़ा डिस्क्रिप्शन में आप डिफरेंशिएशन को, तो वहाँ पे आप सिंपल फार्मूले यूज़ करोगे। तो जितने भी फार्मूले हैं सब यहीं से डिराइव होते हैं, इसी कंसेप्ट से डिराइव होते हैं फार्मूले सारे के सारे, और वो आप यूज़ करते हो क्लास 12th के अंदर। इसको फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं। तो एक छोटा सा फार्मूला हम डिराइव कर लेते हैं कि भाई अगर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन हो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल यही वाला कंसेप्ट फिर लगाएंगे हम। तो यहाँ पे जो एफ डैश एक्स हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 और एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ठीक है, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ एक्स प्लस एच को क्या लिखेंगे, एक्स प्लस एच टू द पावर एन माइनस एक्स टू द पावर एन अपॉन एच। अब इसमें लगाएंगे हम बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे x प्लस एच टू द पावर n। तो बाइनोमियल थ्योरम से क्या लिखेंगे इसको, x टू द पावर n प्लस h इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 इंटू, ठीक है ये हो गया, यहाँ पे n भी आएगा, n एक्स टू द पावर n माइनस 1 इंटू h। ठीक है, प्लस n इंटू एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 और x टू द पावर n माइनस 2 इंटू एच स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे लिखते चले जाएंगे। लास्ट में जो टर्म आएगी वो आएगी प्लस एच टू द पावर n, और ये बचा है यहाँ पे क्या, माइनस एक्स टू द पावर n ऑलरेडी लिखा हुआ है हमारे पास, और इसको डिवाइड कर देंगे हम किससे, h से। एक्स टू द पावर n से एक्स टू द पावर n कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो आप सारी टर्म्स के अंदर आपको h कॉमन दिखाई देगा, इसमें भी h है, इसमें भी h है, इसमें भी h है, लास्ट तक h अवेलेबल है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h यहाँ पे कॉमन ले लिया आपने, तो क्या बचा, n एक्स टू द पावर n माइनस 1 प्लस n इंटू एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 एक्स टू द पावर n माइनस 2 इंटू h की एक पावर बच जाएगी, और प्लस ये बचेगा आपका h टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, और नीचे यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ये h से, तो h से h कैंसिल हो गया। अब इसको सिंपली क्या करोगे आप, h की वैल्यू को 0 रख दो, इसमें x की जगह पे 0 रख देना है। तो x की जगह पे जब 0 रखोगे तो क्या होगा उसमें, देखो सब के इस पहली टर्म को छोड़ के बाकी सब टर्म्स के अंदर h अवेलेबल है, तो h अवेलेबल है तो सब 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 बचेगा, बस बाकी सब 0 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू n एक्स टू द पावर n माइनस 1 आ गया। ठीक है, इस फॉर्मूले का हम यूज़ कर सकते हैं डिफरेंशिएशन निकालने के लिए। तो ये है आपकी थ्योरम नंबर 6। ओके, उसके बाद है कि किसी पॉलिनोमियल फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करना है। देखो पॉलिनोमियल फंक्शन का डेरिवेटिव सिंपली है, पॉलिनोमियल फंक्शन को हम, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है, वो टर्म्स में लिखा हुआ है, तो उन टर्म्स का अलग अलग हम डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए। क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है, एक्स की पावर समथिंग की टर्म्स का एडिशन रहता है वो, तो हम वहाँ पे उनको सेपरेट कर करके
डिफरेंशिएशन का ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो डिफरेंशिएशन आराम से निकल जाएगा। ठीक है, इसी के बेस पे देख लेते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 14th एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे किया है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आ गया आपका कि d/dx ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू nx टू द पावर n माइनस 1। ओके, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, तो fx दिया है आपको 1 + x स्क्वायर प्लस x क्यूब x टू द पावर 50 तक दिया है एट x इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले क्या करोगे आप f डैश x फाइंड कर लो। f डैश x फाइंड करने का तरीका क्या है, इन सब का डिफरेंशिएशन 1 + x प्लस x टू द पावर 50। तो डिफरेंशिएशन निकाल लो, ये कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ x टू द पावर n हमने पढ़ा है क्या, n इंटू x टू द पावर n माइनस 1। तो x का डिफरेंशिएशन, x की वैल्यू यहाँ पे n की वैल्यू 1 है तो 1 इंटू x टू द पावर 1 माइनस 1 यानी कि वैल्यू आ जाएगी 1। तो इसको मैंने 1 लिखा, इसको मैंने 2x लिखा, इसको मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया तो ये आ जाएगा 50 x टू द पावर 49। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका f डैश x आ गया। अब f डैश 1 निकालना है हमें, एट x इज इक्वल टू 1 पे क्या डिफरेंशिएशन होगा वो निकालना है हमें। तो x की जगह पे क्या करना है, हमें 1 रख देना है। तो ये आ जाएगा 1 + 2 + 3 और लास्ट में आ जाएगा अप टू 50। ठीक है, 1 से लेके 50 तक के नंबर का एडिशन क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2, 50 इंटू 51/2, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 51। तो ये हो गया आपका कितना 1275। ठीक है, ये आंसर आ गया। तो इस तरह से हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के भी हम डिफरेंशिएशन फाइंड कर सकते हैं। साइन एक्स का डेरिवेटिव मैंने आपको निकाल के दिखा दिया, देख लेते हैं अभी साइन एक्स का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। तो ये कुछ फॉर्मूले, इनको जो है आप फॉर्मूले की तरह भी यूज़ कर सकते हो। तो एग्जाम्पल नंबर 16 में हम सीखेंगे कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कैसे निकालना है, f(x) इज इक्वल टू साइन एक्स। तो सिंपल यहाँ पे f डैश x किसके बराबर आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन x प्लस h f(x) प्लस h माइनस f(x) अपॉन h। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन x प्लस h माइनस साइन x अपॉन h। ठीक है, वैल्यू रखो, साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला लगाओ, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन c माइनस साइन d क्या होता है, 2 cos c प्लस d/2 x प्लस h माइनस x/2 और साइन c माइनस d/2, सॉरी यहाँ पे ये आ जाएगा प्लस 2 cos c प्लस d/2 और 2 साइन c माइनस d/2 x प्लस h माइनस x/2 और अपॉन h है। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, इस 2 को मैं नीचे ले आता हूँ तो ये हो जाएगा cos x प्लस h/2, 2 से डिवाइड कर दिया, ये हो जाएगा साइन x से x कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा h/2 और इस 2 को मैं यहाँ पे ले आता हूँ, 2 को रहने दो यहीं पे। ठीक है, तो सॉरी यहाँ 2 को नीचे लेके आ सकते हैं इसके साथ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ h/2, इस 2 को नीचे ले आए h/2, समझ में आ गया होगा रीजन क्यों लेके आए। तो इसको क्या कर सकते हैं हम, सेपरेट भी लिख सकते हैं, ये इसकी कोस की लिमिट रहने दें और इसको यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0। तो एक ये हो गया आपके पास, एक ये हो गया आपके पास। ठीक है, दोनों को सेपरेटली वैल्यू निकाल लो, h की जगह 0 रखोगे तो ये हो जाएगा cos x और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो आंसर कितना आ गया, cos x आ गया। ठीक है, तो d/dx ऑफ, एक नया फॉर्मूला आ गया आपका, d/dx ऑफ साइन x इज इक्वल टू cos x। ठीक है, इसी तरह से हम tan x का वैल्यू निकालेंगे। tan x, अगला जो क्वेश्चन है आपका 17th, वो tan x का डेरिवेटिव का है।
तो तरीका वही है, फर्स्ट प्रिंसिपल। एग्जाम्पल नंबर 17, एफ एक्स दे दिया इसने क्या 10x, ठीक है। इसका हमें एफ डैश एक्स फाइंड करना है। तो तरीका वही, लिमिट एफ डैश एक्स किसके बराबर, लिमिट h टेंड्स टू 0 10x प्लस एच माइनस 10x अपॉन h, ठीक है। इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, 10x को, इसको लिख देंगे साइन एक्स प्लस एच अपॉन कोस एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स अपॉन एच, ठीक है। यहाँ ऊपर हम क्या करेंगे, अब एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे तो क्या बचेगा, कोस एक्स और ये बच जाएगा कोस एक्स प्लस एच, और यहाँ पे एक एच ऑलरेडी है तो इसको लिख देंगे साइन एक्स प्लस एच इंटू कोस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कोस एक्स प्लस एच, ठीक है। या इसको जो है वैसे लिख लो तो समझ आ जाएगा इजीली। इसको मैं थोड़ा इस तरह लिख देता हूँ, कोस एक्स प्लस एच और साइन एक्स। देखो ऊपर एक फॉर्मूला बन गया किसका, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी किसके बराबर होता है, साइन ए माइनस बी के बराबर। तो साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स के बराबर हो गए अपॉन एक्स से एक्स कैंसिल हो गया यहाँ पे, एच इंटू कोस एक्स इंटू कोस एक्स प्लस एच, ठीक है। तो ये हो गया आपका लिमिट एच टेंड्स टू 0, इसको लिख सकता हूँ मैं साइन एच अपॉन एच, इसको एच को इसके साथ लिख दिया और इसको अगेन लिखा लिमिट एच टेंड्स टू 0, और ये हो गया 1 अपॉन कोस एक्स इंटू कोस एक्स प्लस एच, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है ये, इसको सब मिटा देते हैं। देखो ये एक ही फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूले से सारे फॉर्मूले डिराइव हुए हैं। इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है, ये 1 हो गया, और ये जब एच की जगह पे 0 रखोगे तो कोस एक्स अपॉन कोस एक्स, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कोस एक्स इंटू कोस एक्स, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स। तो इसका मतलब एक नया फॉर्मूला आ गया कि डी बाई डी एक्स ऑफ 10x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो जितने भी आपके फॉर्मूले हैं सब इसी से डिराइव होंगे, इसी एक फॉर्मूले से। अब हम एक छोटा सा एक फॉर्मूला और देख लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेशन, कि साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा। इसके निकालने के दो तरीके हैं। इसी तरह से आप कोस एक्स का डेरिवेटिव भी निकाल सकते हो, ये मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ता हूँ। कोस एक्स का डेरिवेटिव, सेक एक्स का डेरिवेटिव, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव, सारे के सारे डेरिवेटिव ऐसे ही निकल जाएंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, 18। एग्जाम्पल नंबर 18 में एफ एक्स जो दिया है वो दिया है साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव हमें निकालना है। तो डेरिवेटिव निकालने का तरीका क्या है कि हमें निकालना है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ, मैंने इसको दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख लिया, ठीक है। दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख लिया। तो अब क्या करते हैं, पहला फंक्शन तो एज इट इज़ लिख देते हैं, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव कर देते हैं, और प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज़ और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव कर देते हैं, ठीक है। तो अभी अभी क्या पढ़ा हमने कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स होता है। तो साइन एक्स इंटू कोस एक्स, तो ये आ जाएगा 2 साइन एक्स कोस एक्स, ठीक है। तो इस तरह से इसका डेरिवेटिव निकल जाएगा। दूसरा तरीका आपका ट्रिग्नोमेट्रिक तरीका भी है, उससे भी इसका डेरिवेटिव निकल सकता है, ठीक है, जो फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव निकाला था हमने। तो इसी पे बेस्ड आपकी एक्सरसाइज नंबर 13.2 है। इजीली आराम से आप जो है ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज कर सकते हो। फिर भी अगर कोई डाउट आते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट करिए, आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। उसके बाद है मिसलेनियस एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल क्वेश्चंस जहाँ से भी मिलते हैं, जैसे भी मिलते हैं, आपको सभी अटेम्प्ट करने हैं।
कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मुझे अपने क्वेश्चंस भी भेज सकते हैं आप, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप क्वेश्चंस भी भेज सकते हैं। कोई डाउट आता है तो लाइव क्लास के जरिए आपका डाउट भी क्लियर किया जाएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर यहाँ पे कंक्लूड होता है। अगर आपने लेक्चर को अच्छा लगता है आपको लेक्चर, तो उस लेक्चर को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को पहुँचाइए। देखते रहिए मैथ किंग मेकर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।